चैप्टर सॉल्यूशंस की स्टार्टिंग में आपको 3 मेटल एलॉयज दिए गए हैं, ब्रास, जर्मन सिल्वर एंड ब्रोंज। इनकी कंपोजिशन आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले है ब्रास, जिसको हम ग्रास से याद रखते हैं, जिसको काटने के लिए चॉपर चाहिए होगा, तो वहाँ से कॉपर आपको याद आना चाहिए। एंड कॉपर और जिंक दोनों की कन्फिग्रेशन 3D10 होती है, तो इससे याद रखो कि ब्रास में कॉपर के साथ जिंक हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद सिल्वर आप जानते हैं कि एक्सपेंसिव मेटल होता है, तो इसी के सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाला एक एलॉय यहाँ पे तैयार किया जाता है। इससे ऊपर वाले एलिमेंट कॉपर, उससे आगे फिर जिंक एंड देन उससे पीछे निकल के कॉम्बिनेशन से, जिसको हम जर्मन सिल्वर बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी सिल्वर से, लेकिन उससे ये चीपर होगा, चीपर अल्टरनेटिव उसको बोल सकते हैं आप सिल्वर का। एंड लास्ट है ब्रॉन्ज। हमने ब्रास से अभी कॉपर याद किया था, जिसके स्टार्टिंग में बी आर आता है, तो यहाँ पे बी आर है तो कॉपर तो यहाँ पे होगा ही। इसके बाद एंड वाले अल्फ़ाबेट्स जेड और ई से अगर टीन को आप कंबाइन कर दें तो जीटीन हमारे पास वर्ड आ जाएगा, जो कि एक नेचुरल साइटोकाइनिन होता है, हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखा था। तो जीटीन वर्ड से हम याद रखेंगे कि ब्रॉन्ज में कॉपर के साथ टीन हमें मेटल देखने को मिलता है। इसके बाद 1 ppm कंसनट्रेशन फ्लोराइड आयंस की हेल्दी होती है और प्रिवेंट करती है टूथ डिके को, ये हम याद रखेंगे। हैलोजन्स, हाँ हमें पता है उसमें फ्लोरीन सबसे पहले आता है उससे, तो पहले से 1 ppm हम इसको याद रखेंगे। एंड इसके अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी, 1.5 भी हो गई, तो इसके हार्मफुल इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। टूथ मोटलिंग इससे हो जाएगी। बेसिकली जो हमारा फ्लोराइड आयन है वो फौलाद बना देता है दांतों को, हम ऐसे इसको याद रखते हैं। इनेमल का बेसिकली ये कंपोनेंट होता है, तो इनेमल्स की ज़्यादा लेयर्स हमें देखने को मिलेंगी, वो मोटा कर देगा टीथ को, उसी कंडीशन को टूथ मोटलिंग बोलते हैं। एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लोराइड आयंस कैन बी पॉइजनस। सोडियम फ्लोराइड रैट पॉइजन की तरह एक्ट करता है। आपने साइनाइड सुना होगा पॉइजन, तो जो कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं उन दोनों के बराबर फ्लोराइड आयन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे देता है, क्योंकि फ्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इससे आप याद रखेंगे कि साइनाइड के को रिप्लेस जो कर सकता है वो फ्लोराइड होगा पॉइजन के अंदर। तो रैट पॉइजन की तरह सोडियम फ्लोराइड एक्ट कर सकता है 1.5 से इसकी हाइयर कंसनट्रेशन से। इसके अलावा इंट्रावेनस इंजेक्शंस की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए ब्लड प्लाज्मा के जैसे ही। ये आपको आगे एग्जांपल दिया गया है जहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस डिस्कस किए गए हैं, तो वहाँ पे इसको डिटेल में हम देखेंगे। सेक्शन 1.1 में फाइनली आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन बता दी गई है। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। मिक्सचर्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में देखा हुआ है। होमो मीन्स सेम एंड जीनियस मीन्स ऑफ फॉर्म, इसलिए ही यहाँ पे इसको यूनिफॉर्म भी बोला गया है आगे, जिसमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म रहती हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया सॉल्यूशन, एंड हेट्रोजीनियस का भी एग्जांपल वहाँ पे हमने देखा था, साल्ट्स मिक्स विद शुगर एंड पल्सेस में मिक्स हुई स्टोन्स। ये दोनों एग्जांपल्स वहाँ पे हमने लर्न किए थे। इसके अलावा क्योंकि मिक्सचर है सॉल्यूशन, तो इसमें 2 एटलीस्ट कंपोनेंट होने चाहिए। इनमें जो बड़ा कंपोनेंट होता है, लार्ज अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ये इसके नाम से भी क्लियर होता है, बड़ा है क्योंकि, और छोटा जो नाम है सोल्यूट, वो एक या उससे ज़्यादा जितने थोड़े कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं अमाउंट में, उनको कहा जाता है। एंड सॉल्वेंट क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करता है सॉल्यूशन की। जैसे अगर सॉल्वेंट वाटर है तो लिक्विड होगी फिजिकल स्टेट। इसके अलावा बाइनरी सॉल्यूशन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बाई मीन्स 2, जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। टेबल 1.1 में आगे यहाँ से जो अपेरेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में ही होगा। ऑफ कोर्स आपको एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे और कैसा सॉल्यूशन है ये, गैसियस, लिक्विड या फिर सॉलिड, आपको बताना है। हमने पीछे देख ही लिया, सॉल्वेंट डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट को कैसा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले गैसियस सॉल्वेंट है पहले केस तीनों में, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। उसके बाद लिक्विड सॉल्वेंट है वाटर,
एंड देन सॉलिड सॉल्वेंट्स मेटल्स की फॉर्म में आपको दिए हैं। सबसे पहले सॉल्यूट है, ऑक्सीजन गैस होती है, हमें पता ही है। क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड होता है, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, ये बेहोश करने के लिए लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड होता है। और उसके बाद कैम्फर को कपूर बोलते हैं हिंदी में, ये सफ़ेद बर्फ़ जैसा आप इसकी अपीयरेंस समझ सकते हैं। एंड एक प्लेजरेबल स्मेल क्रिएट करने के लिए मंदिर वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सॉलिड होता है, आपको वहाँ से याद हो जाएगा। तो सॉलिड इन गैस टाइप का सॉल्यूशन हो गया ये कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। इसके बाद ऑक्सीजन गैस होती है, हमें पता ही है। इथेनॉल लिक्विड होता है, अल्कोहल ये भी आपको पता होगा। और ग्लूकोज को आप रिजेंबल कर सकते हैं शुगर के साथ, चीनी। तो चीनी वाटर में या फिर साल्ट वाटर में एग्जांपल हो गया सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन का, यानी ये लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूट इसमें सॉलिड है। और हाइड्रोजन गैस होती है, हमें पता ही है। अमलगम में मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है थर्मोमीटर में, लिक्विड होता है ये, लाल कलर का आपको पता होगा। और कॉपर सॉलिड होता है, ये भी आप जानते हैं। मेटल सॉलिड्स होता है। एनएमसी ने जो सिलेबस पब्लिश किया है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रॉम मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इन्हीं को कंसंट्रेशन टर्म्स भी कहा जाता है। एंड इनको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। जो लार्ज क्वांटिटी में कंपोनेंट पाया जाता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, इसलिए इसका नाम बड़ा भी होता है सोल्यूट से। जो एक या एक से ज़्यादा कम क्वांटिटी में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं। अब सोल्यूट क्योंकि कम अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सोल्यूट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना ज़्यादा आसान होता है। जैसे क्वालिटेटिवली अगर आप बोलें कि कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इसका मतलब होगा कि उसमें सोल्यूट का अमाउंट कम है। एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है उसमें कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट की लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट। लेकिन इन दोनों टर्म से हमारा काम नहीं चलता रियल लाइफ में, हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी बतानी होती है सॉल्यूट की, तो वहाँ पे हमें क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन काम आता है, जिसकी वेज आपको आगे बताई गई हैं। सबसे पहले है मास परसेंटेज, ये मास ऑफ सॉल्यूट बताता है, परसेंट यानी 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इनटू 100 इसका फॉर्मूला होगा। एंड यहाँ से आप बता सकते हो कि 10% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब होगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। परसेंट का यही मतलब होता है 100 पार्ट सॉल्यूशन के, उस पर सोल्यूट कितना प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट बचा 90 ग्राम्स वाटर। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि सोडियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का एक कंपोनेंट होता है। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, हाइपो का मीनिंग आपको पता होगा कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड के लिए यूज़ किया जाता है, हाइपर ज़्यादा के लिए होता है। तो क्लो यानी क्लोज से जो हाइपो यानी कम कर देता है इम्प्योरिटीज़ को, वो होगा हाइपोक्लोराइड। इसलिए कपड़े धोने का जो पाउडर होता है ब्लीचिंग पाउडर, उसका ये कंपोनेंट होता है, यहाँ से इसको याद रखो। इसके बाद है वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें मास की जगह सिर्फ वॉल्यूम आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इनटू 100 इसका फॉर्मूला होगा। एंड इसी से आप बता सकते हो कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन वाटर में, इसका मतलब है 10 ml इथेनॉल है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। एंड अगेन यहाँ पे भी आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, इथिलीन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज की तरह एक्ट करता है और कार्स के इंजन को कूल करने में ये मदद करता है। बेसिकली विंटर्स में आपको पता है कि पानी जम जाता है, तो वहाँ पे ये केमिकल काम आएगा, एंटी फ्रीज की तरह एक्ट करता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा वाटर का। तो यूजुअली जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पानी जम जाता था, इसकी वजह से वो लिक्विड ही रहेगा और कार्स के इंजन को कूल करता रहेगा। एंड इसको हम ऐसे याद रखते हैं, ग्लाइकोल के एंड में कोल आता है, तो ये कूलिंग में मदद करता है कार्स के इंजन की। एंड ये एग्जैक्टली होता कैसे है, फ्रीजिंग पॉइंट कम कैसे कर देता है ये केमिकल, ये आगे आपको एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ पे ये समझ जाएंगे हम। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये पीछे जो हमने दो पढ़े उन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इसके बाद है पार्ट्स पर मिलियन, यानी सॉल्यूशन के पार्ट्स यहाँ पे बिलियन हो गए हैं, तो सॉल्यूट ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी ट्रेस यानी थोड़े क्वांटिटीज में प्रेजेंट होगा।
पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इनटू मिलियन यानी 10⁶ इसका फॉर्मूला होता है। एंड आगे एग्जांपल गिवन है जिससे आपको इसकी सिग्निफिकेंस समझ आ जाएगी। 1 लीटर सी वाटर के अंदर 0.06 ग्राम डिजोल्व ऑक्सीजन है। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को अगर 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम बोल सकते हैं लगभग 6 ग्राम ऑक्सीजन है मिलियन ग्राम सी वाटर के अंदर है। इसको 6 ppm ऑफ O2 भी बोला जा सकता है। एंड ये देख रहे हैं आप काफ़ी सिंपल एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन टर्म का पिछले वाले के कंपैरिजन में, यानी 0.06 ग्राम O2 है 1 लीटर सी वाटर के अंदर इसके कंपैरिजन में। तो जहाँ पे सॉल्यूट काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट है वहाँ पे आसानी से उसको एक्सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोल्यूटेंट्स काफ़ी ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, तो वो ppm की हेल्प से एक्सप्रेस किए जाते हैं। एंड इसकी अल्टरनेट फॉर्म माइक्रोग्राम पर ml आपको पता होनी चाहिए। माइक्रो होता है 10⁻⁶ यानी पर मिलियन। एंड इस चैप्टर में हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करने वाले हैं सभी सॉल्यूट्स को, जिसके कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम की यूनिट होती है ml, जैसे kg के कोरस्पोंडिंग लीटर होती है। तो माइक्रोग्राम पर ml एग्जैक्टली ppm को बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है मोल फ्रैक्शन। ये एक सॉल्यूशन के 1 मोल का कितना फ्रैक्शन कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूट रिप्रेजेंट करता है वो हमें बताता है। एंड इसलिए ही जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में उन सभी के मोल फ्रैक्शन को अगर जोड़ दिया जाए तो उनका सम यूनिटी आता है, क्योंकि सॉल्यूशन के इसी 1 मोल का कुछ ना कुछ फ्रैक्शन सभी कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन सभी फ्रैक्शन को अगर सम कर दिया जाए तो एक में ही रिजल्ट होना चाहिए। एंड इसका सिंबल होता है एक्स और राइट हैंड साइड पे सब्सक्रिप्ट कंपोनेंट को डिनोट करता है। सब का मतलब होता है नीचे, यानी सिंबल के नीचे यहाँ पे जो एक्स है जैसे वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कंपोनेंट को बता रहा है। एंड ये लिटरली एक फ्रैक्शन ही होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन। जैसे एक बाइनरी मिक्सचर में 2 हमारे पास कंपोनेंट है, बाई का मीनिंग 2 ही होता है, ए एंड बी, और एन ए और एन बी यहाँ पे मोल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, यानी सॉल्यूशन के मोल्स। ऐसे ही अगर आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है किसी सॉल्यूशन में तो ith पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन होगा उसके मोल्स डिवाइड बाय सॉल्यूशन के मोल्स। एंड सिग्मा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है समेशन को, यानी सभी कंपोनेंट्स के मोल्स यहाँ पे जोड़े गए हैं। इसके बाद जो पहला हमारे पास एग्जांपल है इस चैप्टर का, हो जाता है मोल फ्रैक्शन आपको बताना है इथिलीन ग्लाइकोल का, उसके 20% बाय मास सॉल्यूशन के अंदर है। तो यहाँ पे 20 ग्राम मास आ गया इथिलीन ग्लाइकोल का, और जहाँ पे सॉल्वेंट बताया नहीं गया वहाँ पे वाटर को हम एज्यूम करते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो बचा यहाँ पे 80 ग्राम वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। एंड मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको मोल्स पता होने चाहिए, जिसके लिए 3 फॉर्मूलाज ही हमारे पास होते हैं। एंड सबसे पहले इसमें अगर आपको किसी सब्सटेंस का मास निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलर मास को। बेसिकली मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, यानी Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का टोटल मास, यानी ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास। अब यहाँ पे इस यूनिट को रिप्लेस कर दीजिए तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ग्राम बच जाएगा, यानी मास ऑफ ए सब्सटेंस। तो ऐसे इस फॉर्मूला को याद रखा जाता है। एंड अगर नंबर ऑफ एंटिटीज़ पूछी हैं आपको किसी सब्सटेंस की तो एवोगैड्रो नंबर से नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपके पास आ जाएगा। एंड वॉल्यूम अगर पूछिए किसी गैस की तो STP पे जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर, इससे नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज हमें याद रखने होते हैं मोल्स से रिलेटेड। अब यहाँ से मोलर मास का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का बेसिकली मास अपॉन मोलर मास होगा हमें जो रिक्वायर्ड है मोल फ्रैक्शन के लिए। तो मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल हम निकालेंगे उसका मास से उसके मोलर मास को डिवाइड करके। ऐसे ही वाटर के लिए भी एंड मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकोल का होगा उसके मोल्स डिवाइड बाय सॉल्यूशन के मोल से। एंड इसके मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद हमें पता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट हैं तो 1 में से अगर इथिलीन ग्लाइकोल के आप निकाल दें मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन वाटर का आपके पास आ जाएगा। ये अलग से आपको निकालने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। इसके बाद है मोलैरिटी, एंड इसको हम इसके नाम से याद रखते हैं। स्टार्टिंग में मोल आता है तो ऊपर होंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड लैरिटी उसके बाद आता है, इससे हम लीटर को याद रखते हैं, यानी वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर इसका फॉर्मूला होगा।
एंड यहाँ पे लीटर को बोला गया है 1 क्यूबिक डेसीमीटर यानी डेसीमीटर क्यूब। इसके लिए आप एक यूनिट याद रख सकते हैं। कन्वर्जन 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। सिर्फ इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। क्यूबिक डेसीमीटर यहाँ पे जो एक्सप्रेस किया गया है वो लीटर के ही बराबर होगा। एंड डैसी होता है 10⁻⁻1, उसका क्यूब कर दें 10⁻³ हो जाएगा, यानी 1/1000। यहाँ से निकालिए लीटर यहाँ पे 1/1000 मीटर क्यूब के ही बराबर आ रहा है। और 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब हुआ कि 0.25 यानी 1/4 मोल्स हैं NaOH के 1 लीटर यानी 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर। इसके बाद है दूसरा एग्जांपल जहाँ पे आपको मोलारिटी बतानी है 5 ग्राम NaOH की 450 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो मोलारिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि मास अपॉन मोलर मास से दिए जाते हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे आपको ml में गिवन है, इसको 1000 से डिवाइड कीजिए तो लीटर में आ जाएगी। सो इन दोनों का डिवीजन आपको मोलारिटी देगा यहाँ पे। इसके बाद आती है मोलालिटी एंड इसके एंड में लिटी आता है। इससे लिटल हम याद रखते हैं यानी स्मॉल m इसका सिंबल होता है। एंड इसमें डबल L आता है, इससे हम याद रखेंगे। इसमें 2 लिटल चेंजेस और होते हैं। मोल इसके स्टार्टिंग में आता है तो ऊपर तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होगा, नीचे इसमें लिटी है यानी लिटल है। तो जो वहाँ पे सॉल्यूशन था मोलारिटी में वहाँ पे उसकी जगह सॉल्वेंट रह जाएगा सिर्फ यहाँ पे। और वहाँ पे जो वॉल्यूम थी यहाँ पे मास में चेंज होगी। 2 लिटल चेंजेस होते हैं इसमें। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज के नीचे आता है। एंड इसका एग्जांपल 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ KCl का मतलब होगा 1 मोल है KCl का 1 kg सॉल्वेंट यानी वाटर के अंदर। तो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन का मास आपको चाहिए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जोड़ दे तब जाके आपको मिलेगा। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है कि मास परसेंट ppm मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं वाइल मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इट इज़ बिकॉज वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और मास नहीं करता। इन सभी में मास आता है और मोलारिटी में वॉल्यूम आती है। वॉल्यूम परसेंटेज जो कंसंट्रेशन टर्म थी उसमें भी वॉल्यूम आती है। बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर फेज में एस्केप कर जाएंगे यानी सॉल्वेंट घट जाएगा। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है इसलिए वॉल्यूम से जुड़ी हुई जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जैसे मोलारिटी या वॉल्यूम परसेंटेज वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी। और मास क्योंकि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है इसलिए ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती हैं। इसके बाद है थर्ड एग्जांपल। मोलारिटी आपको बतानी है यहाँ पे 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड की 75 ग्राम बेंजीन के अंदर। तो मोलारिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एंड यहाँ पे मास आपको सॉल्यूट का गिवन है उसके मोलर मास से डिवाइड किया तो उसके मोल्स आ जाएंगे। और सॉल्वेंट का मास आपको ग्राम्स में यहाँ पे गिवन है उसको 1000 से डिवाइड किया तो केजी में आ जाएगा। तो इन दोनों का डिवीजन अगेन आपको यहाँ पे मोलालिटी दे देगा। इसके बाद है इंटेक्स क्वेश्चन हमारे पास। पहले क्वेश्चन में आपको मास परसेंटेज बतानी है बेंजीन और CCl4 की, जहाँ पे 22 ग्राम बेंजीन डिजोल्व किया गया है 122 ग्राम CCl4 के अंदर। तो बेंजीन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन इनटू 100 ये हमें मास परसेंटेज दे देगा बेंजीन की, जिसको 100 में से माइनस करें तो CCl4 की परसेंटेज में मिल जाएगी क्योंकि 2 ही कॉम्पोनेंट हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन बताना है बेंजीन का इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ इट इन CCl4। तो यहाँ पे 30 ग्राम बेंजीन हमें दिखाई दे रहा है तो 100 में से माइनस करें तो CCl4 दूसरा कंपोनेंट बचा 70 ग्राम। और मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी बेंजीन के मोल्स डिवाइड बाय इन दोनों के मोल्स। एंड बेंजीन का मोलर मास होता है 78, C6H6 से आप निकाल सकते हो। और CCl4 का यूजुअली आपको प्रोवाइडेड होगा जहाँ पे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया 154, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। जो आसानी से कैलकुलेट किए जा सकते हैं वो आपको खुद से करने होते हैं, जैसे बेंजीन का भी आप कर सकते थे, काफ़ी आसान है ये। तो मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इससे मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं बेंजीन का। एंड इसको 1 में से माइनस कर दें तो CCl4 का हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं एक सॉल्यूशन में उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास। हमको मोलारिटी बतानी है, इसमें 2 पार्ट्स गिवन है। पहले में 30 ग्राम है एक सॉल्यूट का 4.3 लीटर सॉल्यूशन के अंदर।
तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम सोल्यूशन इन लीटर मोलारिटी का फॉर्मूला होता है। एंड इसका मोलर मास आपको एग्जाम में ज़रूर प्रोवाइडेड होगा, 291 आएगा, यहाँ पे नहीं गिवन है इवन दो। तो इसका मास था 30 ग्राम्स, 291 मोलर मास से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम सोल्यूशन इन लीटर, यहाँ से मोलारिटी में मिल जाएगी पहले पार्ट के लिए। इसके बाद दूसरा पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 30 ml है, 0.5 मोलर H2SO4 इसको डाइल्यूट किया गया है, यानी वाटर इसमें ऐड किया गया है टू 500 ml इसको बनाने के लिए 30 ml, और सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके मोल्स कांस्टेंट रहेंगे जो m इंटू वी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से दिए जाते हैं, तो वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो m1v1 इक्वल्स टू m2v2 आ जाता है, तो m2 यहाँ से आ जाएगा m1v1 डिवाइड बाई v2, यही चीज़ करके मैंने मोलारिटी निकाली है यहाँ पे। इसके बाद है फोर्थ इंटेक्स क्वेश्चन, मास ऑफ यूरिया आपको बताना है, जो चाहिए होगा 2.5 किलो 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन बनाने के लिए। तो 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि 1/4 मोल्स हैं यूरिया के, जो कि सोल्यूट है यहाँ पे 1 kg सोलवेंट जो कि वाटर है यहाँ पे उसके अंदर। तो 1/4 मोल्स यूरिया का मतलब होगा 15 ग्राम यूरिया, क्योंकि 1 मोल यूरिया होता है 60 ग्राम के बराबर। तो 1 kg सोलवेंट यानी वाटर यहाँ पे जो है उसके अंदर 15 ग्राम यूरिया है, हमें 2.5 किलो सॉल्यूशन के अंदर यूरिया कितना चाहिए होगा बताना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे अगर सॉल्यूट और सोलवेंट वाटर को जोड़ दें तो 1015 ग्राम हो जाएगा, 1.015 kg उसमें था 15 ग्राम यूरिया। 1 kg सॉल्यूशन के अंदर होगा 15 डिवाइड बाई दिस, एंड 2.5 kg सॉल्यूशन के अंदर रिक्वायर्ड होगा मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 37 ग्राम यूरिया आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद है फिफ्थ इंटेक्स क्वेश्चन, आपको मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन बताना है KI का। अगर उसकी डेंसिटी इतनी है 20% बाई मास एक्वस KI सॉल्यूशन के अंदर, तो मोलारिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई द मास ऑफ सोलवेंट इन KG, एंड 20 ग्राम यहाँ पे मास है सॉल्यूट का, उसका मोलर मास 166 आपको प्रोवाइडेड होगा एग्जाम में, डिवाइड बाई द मास ऑफ सॉल्वेंट इन KG। 80 ग्राम्स यहाँ पे मास आ जाएगा अगर 100 अज्यूम करें हम टोटल मास सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के लिए, वाटर के लिए, तो उसका मास 80 ग्राम्स को KG में कन्वर्ट करके हमने यहाँ पे लिखा, तो मोलारिटी हमारे पास 1.5 मोलल आ जाएगी। इसके बाद मोलारिटी में भी ऊपर तो मोल्स ऑफ सोल्यूट ही होते हैं, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है लीटर में, एंड यहाँ पे 20 ग्राम था सोल्यूट का मास, 80 ग्राम बचा सोलवेंट का, तो टोटल मास सॉल्यूशन का 100 ग्राम्स होगा। उसको डेंसिटी से डिवाइड किया जो आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ से हमें वॉल्यूम मिल जाएगी सॉल्यूशन की ml में, उसको 1000 से डिवाइड किया तो लीटर में वॉल्यूम आ जाएगी, जो 1000 यहाँ पे ऊपर गया, तो मोलारिटी यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1.45 मोलर आएगी। और लास्ट पार्ट में मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा है KI का, यहाँ पे भी ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ही रहेंगे पोटेशियम आयोडाइड के लिए, नीचे दोनों के मोल्स का कॉम्बिनेशन होगा सॉल्यूट का और सोलवेंट का। सोलवेंट यहाँ पे वाटर था, उसको जो मास था 80 ग्राम्स, उसके मोलर मास से डिवाइड किया 18 से, तो उसके मोल से हमें मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू विल रीच टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हेयर। इसको अगर आप एक में से माइनस कर दें तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी यहाँ से आप पता कर सकते हैं।